जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको आवृतबीजी पौधों के जीवन इतिहास में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। वो क्वेश्चन आपके बहुत इम्पोर्टेंट है, वो सभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और सभी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक? तो उसी के क्रम में हम आज आपको आगे क्वेश्चन बताएँगे, उसमें आपके लगभग 42 क्वेश्चन हो चुके थे। तो आज आपका जो शुरू होता है वो 43 क्वेश्चन अर्थात 43 क्वेश्चन शुरू होता है। तो उम्मीद है कि वो पिछला वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक, तो आप वीडियो में कमेंट करके बताते रहें कि आपको क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। उसी के हिसाब से हम आपको वीडियो बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे क्वेश्चन। ठीक, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपका क्वेश्चन है कि नर युग्मक तथा द्वितीयक केंद्रक के संयोजन से बनता है। तो सबसे पहले द्वितीयक केंद्रक कहाँ होता है, ये आप जान लीजिए। देखिए, जो आपका भ्रूण कोश होता है, भ्रूण कोश जानते होंगे, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। जैसे ये क्या है हमारा, ये जो है भ्रूण कोश है, ठीक? ये भ्रूण कोश होता है। भ्रूण कोश में बीचों बीच में द्वितीयक केंद्रक होता है। साथ में निभाग की ओर जो होता है, वो 3 प्रतिमुख कोशिकाएँ होती हैं और जो है ये ऐसे इस टाइप से आपका बीजांड ये होता है, पूरा बीजांड होता है, ठीक? तो और जहाँ पर आपका ये बीजांड द्वार होता है, इधर बड़ी एक मादा युग्मक और 2 सहायक कोशिकाएँ होती हैं। पराग नलिका इसमें प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद 2 नर युग्मकों को इसमें मुक्त कर देती है। कितने नर युग्मक? 2 नर युग्मकों को मुक्त कर देती है। ठीक? तो ये दोनों जो नर युग्मक आते हैं, एक नर युग्मक मादा युग्मक के साथ क्रिया करके जाइगोट बना देता है और जो दूसरा नर युग्मक है, द्वितीयक केंद्रक के साथ क्रिया करके भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। ठीक? तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया जो होती है, ये क्या कहलाती है? द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन कहलाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ये भी समझाया था कि ये दोहरा निषेचन क्या होता है। तो ठीक, तो इसमें आपके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प में आपका दिया गया है, पहला दिया गया है कि आपका ज़ायगोट, ठीक? ज़ायगोट को हिंदी में क्या कहते हैं? युग्मनज। दूसरा विकल्प आपका क्या दिया गया है? आपका विकल्प दिया गया है भ्रूणपोष केंद्रक, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तीसरा विकल्प आपका दिया गया है भ्रूणपोष केंद्रक अर्थात एम्ब्रियोसेक न्यूक्लियस। चौथा विकल्प है आपका प्रतिमुख कोशिका, एंटीपोडल सेल। तो अभी हमने आपको बताया कि द्वितीयक केंद्रक के साथ निषेचन करने के बाद नर युग्मक क्या बनाता है आपका? तो आपका कौन-सा विकल्प सही होगा इसमें? भ्रूणपोष केंद्रक आपका विकल्प सही होगा। क्यों? क्योंकि जो द्वितीयक केंद्रक होता है वो नर युग्मक के साथ संयोजन करता है और संयोजन करने के बाद जो है आपका भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है और यही भ्रूणपोष केंद्रक आपका आगे चलकर भ्रूणपोष ऊतक में बदल जाता है। देखिए, यहाँ पर आपको 2 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये आपका है भ्रूणपोष केंद्रक और ये है आपका भ्रूणकोष। तो देखिए, अभी जो आपने ये बनाया था, तो ये जो संरचना थी, इसको बोलते हैं भ्रूणकोष और इसके अंदर जो द्वितीयक केंद्रक होता है और नर युग्मक से क्रिया करता है और क्रिया करने के बाद क्या बनाता है? वो बनाता है भ्रूणपोष केंद्रक। तो ये आपका भ्रूणकोष और भ्रूणपोष केंद्रक है। देखिए, भ्रूणपोष का काम क्या होता है? ये होता है जैसे पोष, पोष मतलब किसी को पोषण देने वाला। तो भ्रूणपोष जो होता है, वो आपका जो एम्ब्रियो होता है, जो भ्रूण होता है, उसको पोषण देता है। इसीलिए इसको कहते हैं भ्रूणपोष अर्थात भ्रूण का पोषण देने वाला, भ्रूण को पोषण देने वाला। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि द्विनिषेचन किसकी विशेषता है? तो देखिए, जो द्विनिषेचन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, तो वो आवृतबीजी पौधों की विशेषता होती है। देखिए, जो आपका पहला विकल्प दिया गया है वो कैप्सेला, ठीक? दूसरा मॉस की, तीसरा फर्न की और चौथा साइकस की। तो आप कमेंट करके हमको बताइए कि कौन-सा इसमें विकल्प सही होगा। तो देखिए, कैप्सेला एक आवृतबीजी पौधा है, मॉस ब्रायोफाइटा है, फर्न एक टेरिडोफाइटा है और साइकस एक अनावृतबीजी जिम्नोस्पर्म है, ठीक? तो जो द्विनिषेचन होती है वो आवृतबीजी पौधों की एक विशेषता होती है, ठीक? तो इसमें जो कैप्सुला है आपका वो विकल्प सही होगा, क्यों? क्योंकि ये एक आवृतबीजी पौधा है। तो द्विनिषेचन की जो क्रिया होगी वो कैप्सुला में ही पाई जाएगी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है आपका कि जो भ्रूण कोश में स्थित द्वितीयक केंद्रक नर युग्मक का संयोजन होता है। मतलब वही क्वेश्चन जो आपका पहले दिया गया था 43 वाला क्वेश्चन कि भ्रूण कोश है, उसमें द्वितीयक केंद्रक नर युग्मक के साथ संयोजन करता है। तो ये क्या करता है? तो देखिए, आपको बता दें कि जैसे आपका जो ये भ्रूण कोश है, ठीक?
इसमें ये द्वितीयक केंद्रक है और द्वितीयक केंद्रक कैसा होता है आपका 2n होता है। इसमें जब कोई नरयुग्मक आता है तो नरयुग्मक जब नरयुग्मक होता है वो द्वितीयक केंद्रक के साथ क्रिया करता है तो नरयुग्मक कैसा होता है अगुणित होता है। तो देखिए नरयुग्मक अगुणित होता है मतलब हैप्लॉइड होता है, द्वितीयक केंद्रक आपका डिप्लॉइड होता है। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n होती है और जो युग्मक होता है नरयुग्मक, तो जो नरयुग्मक होता है वो कैसा होता है वो आपका अगुणित होता है। नरयुग्मक आपका अगुणित होता है। तो ये देखिए नरयुग्मक और द्वितीयक केंद्रक मतलब 2n और प्लस n इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, कितना हो गया 3n हो गया। क्या हो गया 3n। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं त्रिसंलयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको त्रिसंलयन, क्योंकि इसमें जो होता है 2n और प्लस n मिलते हैं तो ये आपका हो जाता है 3n। क्या हो जाता है 3n। तो ये हो गया आपका त्रिसंलयन ट्रिपल फ्यूजन। तो देखिए आपका विकल्प कौन सा हो जाता है इसमें, तो आपका विकल्प सा, जो सा है विकल्प सही होता है त्रिसंलयन ट्रिपल फ्यूजन आपका विकल्प सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निषेचन के पश्चात, निषेचन के पश्चात बीजांडकाय, बीजांड को इंग्लिश में क्या कहते हैं न्यूसलस, प्रायः समाप्त हो जाता है परंतु कभी कभी पतली परत के रूप में बन जाता है जिसे क्या कहते हैं। तो देखिए जो आपका जो बीजांडकाय है, देखिए निषेचन के बाद जो होता है वो पुष्प में बहुत से परिवर्तन होते हैं। निषेचन के बाद आपके जो पुष्प होता है पुष्प में बहुत से परिवर्तन होते हैं। ठीक, जैसे आपका जो अ, जैसे आपका जो कैलेक्स होते हैं, कैलेक्स, कैलेक्स जानते होंगे आप लोग। जो कैलेक्स होते हैं, जो आपका कैलेक्स होते हैं, कैलेक्स आपके समाप्त हो जाते हैं। ठीक, जो कैरोला होते हैं, कैरोला भी समाप्त हो जाते हैं। ठीक, कैलेक्स और कैरोला, फिर जो एंड्रोसियम और गाइनोसियम मतलब ये सब चीज़ें होती हैं जो समाप्त हो जाती हैं। उसमें क्या होता है कि जो आपका बीजांड है, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपका बीजांड है, निषेचन के बाद जो बीजांड होता है वो बीज में बदल जाता है। काहे में बदल जाता है, बीज में बदल जाता है। और जो अंडाशय होता है, अंडाशय जो होता है वो अंडाशय आपका फल में बदल जाता है। ये बहुत पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा बीज की क्या परिभाषा है, तो हम बताएंगे कि निषेचन के बाद, निषेचन किसके बाद, निषेचन के बाद, निषेचन के बाद जो बीजांड होता है वो बीज में बदल जाता है। ठीक, और जो अंडाशय होता है, निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है वो फल में बदल जाता है। यही बीज और फल की परिभाषा है। ठीक, इसी प्रकार से आपके बहुत से जो है निषेचन के बाद बहुत से जो है पौधे में बहुत से परिवर्तन होते हैं। ठीक, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें कैलेक्स जो होते हैं, कैलेक्स जो आप देखते हैं, कैलेक्स जो होते हैं, तो कुछ पौधों में कैलेक्स क्या होते हैं निषेचन के बाद भी लगे रहते हैं। जैसे आपका बैंगन हो गया, तो बैंगन के ऊपर आप देखिए हरे हरे लगे होते हैं, जैसे ये बैंगन होता है तो बैंगन के ऊपर जो है हरे हरे ऐसे लगे रहते हैं। ठीक, तो और टमाटर के ऊपर भी लगे रहते हैं। तो जो कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिसमें कैलेक्स हमेशा लगे रहते हैं, जिसको चिरलग्न बोलते हैं, हमेशा के लिए लगे रहना, चिरलग्न। ठीक, तो वही पूछ रहा है आपसे कि निषेचन के पास जो बीजांड काय होता है, तो बीजांड काय प्राय समाप्त हो जाता है, मतलब बीजांड काय वो खुद कह रहा है कि निषेचन के बाद जो बीजांड का न्यूक्लियस होता है वो समाप्त हो जाता है, परंतु कभी कभी पतली परत के रूप में बच जाता है, तो इसे क्या कहते हैं। तो देखिए जब बीजांड काय तो इसे समाप्त हो जाता है, लेकिन ऐसा संयोगवश अगर जो है बीजांड काय जो होता है आपका वो एक पतली परत के रूप में बच जाता है, तब ये जो आपकी संरचना बनाता है वो कौन सी संरचना बनाता है। तो आपके जो विकल्प दिए गए हैं वो पहला है परिभ्रूणपोष, परिभ्रूणपोष पेरिस्पर्म, चौथा भ्रूणपोष एंडोस्पर्म, तीसरा बीजपत्र कॉटलीडन्स, चौथा बीजचोल या एरियल। तो देखिए इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, तो आप कमेंट करके हमको बताइए। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन के अनुसार जो आपका विकल्प सही होगा वो विकल्प आपका आ सही होगा। ठीक, जो विकल्प आ है वो आपका सही होगा। क्यों, क्योंकि जो बीजांड काय है, बीजांड काय समाप्त हो जाता है लेकिन कभी कभी एक संरचना के रूप में परत के रूप में बच जाता है, तो एक संरचना कहलाती है जिसका हम कई लोग कहते हैं परिभ्रूणपोष, पेरी स्पर्म कहते हैं। ठीक, तो ये आपका विकल्प आ इसमें सही हो जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कैप्सेला में पाया जाता है, आपका जो 47 क्वेश्चन है, तो इसमें है विकल्प आपका कि कैप्सेला में पाया जाता है। ठीक, कैप्सुला में क्या कैसा जो है भ्रूणकोश पाया जाता है, तो पहला विकल्प आपका है केंद्रकीय भ्रूणपोष न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक, दूसरा है आपका कोशिकीय भ्रूणपोष सेलुलर एंडोस्पर्म, चौथा आपका
हैलोबियल भ्रूणपोष, हैलोबियल एंडोस्पर्म। ठीक। चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 विकल्प में से आपको कौन-सा सही लगता है और क्यों सही लगता है? देखिए, जो भ्रूणपोष होते हैं, वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है केंद्रकीय भ्रूणपोष, ठीक, केंद्रकीय भ्रूणपोष, दूसरा है आपका कोशिकीय भ्रूणपोष और तीसरा है आपका हैलोबियल भ्रूणपोष। तो ये भ्रूणपोष आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। ये भ्रूणपोष केंद्रकीय भ्रूणपोष क्या होता है? देखिए, जब भ्रूणकोश के अंदर मतलब जो भ्रूणपोष बन जाता है, तो उसमें क्या होता है, जो केंद्रक होता है, भ्रूणपोष जो केंद्रक होता है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, हमारा भ्रूणकोश है, ठीक? भ्रूणकोश है ये, भ्रूणकोश है। भ्रूणकोश में जो ये केंद्रक बनता है, तो इसको बोलते हैं भ्रूणपोष केंद्रक। ये क्या बन जब निषेचन, दोहरा निषेचन हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है, भ्रूणपोष केंद्रक। क्या कहलाता है? भ्रूणपोष केंद्रक कहलाता है। अब देखिए, ये केंद्रक क्या करता है, ये केंद्रक बहुत ढेर सारे केंद्रक बनाने लगता है। मतलब ये जो केंद्रक होता है, बहुत ढेर सारे केंद्रकों में बँटने लगता है, बहुत ढेर सारे केंद्रक बना डालता है, बहुत ढेर सारे केंद्रक। तो लेकिन इन केंद्रकों की ये विशेषता होती है कि ये अपने चारों ओर, जैसे ये केंद्रक है, तो अपने चारों ओर भित्ति अर्थात वॉल का निर्माण नहीं करते हैं। जो भित्ति होती है, वॉल का निर्माण नहीं करते हैं, इस वॉल का निर्माण ये नहीं करते हैं। तो इस प्रकार का जो भ्रूणपोष होता है, तो उसको बोलते हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष, ठीक। और कोशिकीय भ्रूणपोष क्या होता है कि जैसे ये केंद्रक जो है, जैसे मान लीजिए ये जो केंद्रक है, ये केंद्रक अपने चारों ओर अगर वॉल बना लेगा, तो इसको कहेंगे केंद्रकीय भ्रूणपोष, ठीक। इसको क्या बोलेंगे, वो जो केंद्रक है, वो अपने चारों ओर जब वॉल का निर्माण कर लेगा, तो उसे बोलेंगे कोशिकीय भ्रूणपोष। क्या बोलेंगे? कोशिकीय भ्रूण, सेलुलर एंडोस्पर्म। हैलोबियल क्या होता है? हैलोबियल जो भ्रूणपोष होता है, वो केंद्रकीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष के मध्य की अवस्था है। मतलब इसमें क्या होगा, जो इसमें भ्रूणपोष होगा, उसमें जो केंद्रक बनेंगे, तो उसमें एक भित्ति का निर्माण भी कर लेगा, और जो होंगे वो भित्ति का निर्माण नहीं करेंगे। मतलब कुछ केंद्रक ऐसे होंगे जो भित्ति का निर्माण नहीं करेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो भित्ति का निर्माण कर लेंगे। तो जो भित्ति का निर्माण कर लेंगे उसे बोलेंगे कोशिकीय भ्रूणपोष टाइप का, और जो नहीं करेंगे उसे बोलेंगे केंद्रकीय भ्रूणपोष टाइप का। तो ये दोनों प्रकार का होता है, मतलब ये मध्य की अवस्था होती है। केंद्रकीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष के मध्य की जो अवस्था होती है, वो कहलाती है हैलोबियल भ्रूणपोष। तो जो आपका कैप्सुला होता है, कैप्सुला में आपका जो भ्रूणपोष होता है, वो भ्रूणपोष होता है आपका विकल्प आ सही है, केंद्रकीय भ्रूणपोष। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बहुत पूछाता है कि कैप्सुला में कौन सा भ्रूणपोष पाया जाता है, तो आपका केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है, ठीक। अगला प्रश्न, निषेचन के बाद बीजांड द्वार। देखिए, जब निषेचन हो जाता है, तो निषेचन के बाद जो बीजांड द्वार होता है, निषेचन के बाद जो बीजांड द्वार होता है, वो बीजांड द्वार बना ही रहता है, ठीक, कभी बंद खराब मतलब वो नष्ट नहीं होता है। तो देखिए, इसमें विकल्प आपका क्या दिया गया है कि बंद हो जाता है बीजांड द्वार, अर्थात जो माइक्रोपाइल है वो कैसा होता है, बीजांड द्वार आपको पता ही होगा, हम आपको बता ही चुके हैं अभी, ठीक। तो दूसरा विकल्प आपका अधिक बड़ा हो जाता है बीजांड द्वार, अगला बीजांड द्वार के रूप में रहता है, और चौथा इनमें इसमें व्रंत निकलता है। तो अभी बताया आपको कि जो बीजांड द्वार होता है, वो बीजांड द्वार के रूप में ही बना रहता है। तो आपका विकल्प सा इसमें सही हो जाता है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 49वां क्वेश्चन, 49 क्वेश्चन, ठीक। तो देखते हैं जो आपका 49वां क्वेश्चन कौन सा है। तो देखिए, निलंबक की ऊपरी कोशा को कहते हैं। पहली बात तो आप निलंबक नहीं जानते होंगे। अगर आपको निलंबक जानना है, तो मैंने इसके वीडियो बनाए हैं। आप क्लास 12 में जाकर इसके वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको पूरा भ्रूणपोष पढ़ाया है, ठीक। तो निलंबक क्या होता है, पहले मैं आपको बता दूं। देखिए, जब जाइगोट बन जाता है, तो जाइगोट से जब भ्रूण बनता है, तो जो भ्रूण का विकास होने लगता है, तो भ्रूण का विकास में क्या होता है कि जब उसमें कई कोशिकाएँ बन जाती हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, कोशिकाओं ये जो आपका कोशिकाएँ बन जाती हैं, तो ये कोशिकाएँ विभाजित होती हैं। जो दोनों कोशिकाएँ होती हैं, वो नीचे का जो एम्ब्रियोनल सेल होती हैं, वो आगे चलकर आपकी जो है एम्ब्रियो का निर्माण करती हैं। इस प्रकार से जो कोशिकाएँ डिवाइड हो जाती हैं, वो आपका भ्रूण बनाती हैं। ऊपर जो होता है, आपके 6 से लेकर 10 तक की कोशिकाएँ होती हैं, 6 से लेकर 10 तक की कोशिकाएँ होती हैं। तो इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सस्पेंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सस्पेंसर, ठीक, सस्पेंसर,
ठीक, ये सस्पेंसर कहलाता है। ये सस्पेंसर होता है और सस्पेंसर के ऊपर एक संरचना होती है जो नुकीली टाइप की होती है ऐसे। ठीक, सस्पेंसर जो होता है वो एक ऐसी नुकीली टाइप की संरचना होती है जो भ्रूणपोष में धर जाती है। किसमें जाती है? भ्रूणपोष में धर जाती है। भ्रूणपोष के अंदर धर जाती है और भ्रूणपोष से पोषण को चूस कर इस भ्रूण को प्रदान करती है। भाई भ्रूण को पोषण चाहिए, भ्रूण जीवित कैसे रहेगा? तो ये पोषण ये इसको चूस कर इसको देती रहती है। ठीक, तो इसको बोलते हैं हास्टियल सेल। क्या बोलते हैं इसको? ये जो आपका होता है हास्टियल सेल कहलाती है आपकी। क्या कहलाती है? हास्टिया, HAUSTORIAL, हास्टियल सेल। ठीक, ये हास्टियल सेल कहलाती है आपकी, जिसको हम लोग चूसकांग बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये भ्रूण को जो है भ्रूण को पोषण प्रदान करती है चूस कर। और नीचे की जो ये कोशिकाएं कहलाती हैं ये सस्पेंसर कहलाती हैं, सस्पेंसर कहलाती हैं। और जो इसमें सबसे लास्ट की जो होती है इसको बोलते हैं हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसिस। हिंदी में इसको बोलते हैं आधा स्फीतिका। तो ये आपका कहलाता है सस्पेंसर। ठीक, अब सस्पेंसर आप समझ चुके हैं। देखिए ये सस्पेंसर लिखा हुआ है तो आप सब समझ चुके होंगे। सस्पेंसर के ऊपरी कोशिका को क्या कहते हैं? तो अभी हमने आपको बताया था क्या कहलाते हैं? हास्टिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हास्टियल कोशिका कहलाते हैं, हास्टियल कोशिका। तो देखिए विकल्प में भी आपका ये दिया गया होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं विकल्प इसका कि पहला विकल्प इसमें आपका क्या है? हाइपोफाइसिस नहीं है, मैं अभी बताया आपको। एपोफाइसिस ये भी नहीं है, मूलांकुर ये भी नहीं है और चौथा विकल्प आपका दिया गया हास्टियल कोशिका। तो ये क्या होती है? हमारा चौथा विकल्प इसमें सही हो जाता है। अगला आता है कैप्सेला। कैप्सेला में कैप्सेला में निषेचन की क्रिया में होता है। तो देखिए कैप्सेला जो होता है, कैप्सेला में अभी आपको बताया तो दोहरा निषेचन होता है। और दोहरा निषेचन में क्या होता है? एक तो नर युग्मक मादा युग्मक के साथ क्रिया करके जाइगोट बना देता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो यहाँ पर मादा युग्मक होती है और बीच में द्वितीयक केंद्रक होता है और दो नर युग्मक होते हैं, तो एक नर युग्मक मादा युग्मक के साथ क्रिया करके जाइगोट बना देते हैं और दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ क्रिया करके भ्रूणपोष बना देता है। तो एक संरचना होती है द्विनिषेचन और दूसरी संरचना को त्रिसमेकन। ठीक, तो इस प्रकार से आपका जो विकल्प इसमें सही हो जाता है वो आपका विकल्प सही होता है तीसरा। जो आपका सा विकल्प है वो सही होता है द्विनिषेचन और त्रिसमेकन। ये सा आपका विकल्प सही हो जाता है। अगला अगला क्वेश्चन दिया गया है त्रिगुणित थ्रीएन रचना होती है। तो आप जानते हैं त्रिगुणित रचना कौन सी होती है? साइकस का भ्रूणपोष नहीं होती है क्योंकि साइकस एक अनावृतबीजी पौधा है। दूसरा बा विकल्प का है मक्का का भ्रूणपोष। अगला है आवृतबीजी पौधों का भ्रूणपोष और चौथा जो विकल्प है आपका कैप्सुला का भ्रूण। ठीक, तो देखिए त्रिगुणित संरचना कौन सी होती है? तो देखिए आपका साइकस का भ्रूणपोष, तो साइकस का जो भ्रूणपोष होता है वो त्रिगुणित नहीं होता है क्योंकि एक अनावृतबीजी पौधा है। मक्का का भ्रूण कोष, देखिए ये कोष कह रहा है और कोष कभी भी जैसे जो कोष होता है मतलब बताए थे आपको कोठरी। कोष माने क्या होता है? कोठरी। तो जो कोष होता है वो कभी भी त्रिगुणित नहीं होता, वो अगुणित होता है हमेशा। हमेशा कैसा होता है? जो कोष होता है हमेशा कैसा होता है? वो हमेशा हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है। वो आपका तीसरा विकल्प है आवृतबीजी पौधों का भ्रूणपोष। तो ये विकल्प आपका सही है। चौथा है कैप्सुला का भ्रूण। तो देखिए भ्रूण कह रहा है और भ्रूण कभी भी त्रिगुणित नहीं होता है, भ्रूण हमेशा कैसा होता है? द्विगुणित होता है। तो आपका जो विकल्प सही होता है इसमें वो सा वाला विकल्प सही होता है, आवृतबीजी पौधों का भ्रूण पोष। ठीक, तो आपका ये विकल्प सही हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका 52वां क्वेश्चन। ठीक, तो जो ये 52 क्वेश्चन है इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 52 क्वेश्चन में दिया गया है निषेचन के बाद बीजांड के अंतः आवरण से बनता है। देखिए आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत कंफ्यूजन वाला चीज है ये। देखिए क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, ये क्वेश्चन आप गलत कर देंगे, इसीलिए मैंने इसको टिक लगा रखा है ताकि आप ये क्वेश्चन गलत ना करें। देखिए निषेचन के बाद बीजांड के अंतः आवरण इंटुगमेंट से बनता है। बीजांड के देखिए दो प्रकार के आवरण, जैसे मान लीजिए ये बीजांड है। ठीक, ये आपका बीजांड है, ये आपके आवरण है। ठीक, ये आपके आवरण है। तो देखिए एक बीजांड में जो आवरण होगा वो होगा बाह्य आवरण, बाह्य अध्यावरण, और जो दूसरा आवरण होगा वो होगा अंतः अध्यावरण। ठीक, अंतः आवरण। तो इस प्रकार से आपके दो आवरण होंगे, एक बाह्य होगा और एक अंतः होगा। बाह्य एक अलग चीज बनाता है, जो बाह्य अध्यावरण होता है, जो आपका बाह्य अध्यावरण होता है, कौन सा? आपका जो बाह्य होता है, बाह्य अध्यावरण जो होता है वो आपका टेस्टा बनाता है। क्या बनाता है? वो आपका जो निषेचन हो जाता है तो निषेचन के बाद जो बाह्य अध्यावरण होता है
तो जो निषेचन हो जाता है, निषेचन के बाद जो आपका बाह्य अध्यावरण होता है, कौन सा अध्यावरण? बाह्य अध्यावरण, वो आपका बनाता है टेस्टा। क्या बनाता है? टेस्टा। टेस्टा बनाता है। टेस्टा को हिंदी में क्या कहते हैं? बीज चोल कहते हैं। बीज चोल कहते हैं। ठीक, अब अगला आता है अंतः अध्यावरण। अंतः अध्यावरण, ठीक, जो अंतः अध्यावरण होता है वो आपका क्या बनाता है? टेगमेंट बनाता है। क्या बनाता है? टेगमेंट बनाता है। टेगमेंट, ठीक, तो टेगमेंट बनाता है। अब देखिए आपसे कौन सा पूछा जा रहा है इसमें। आप तो अध्यावरण याद करके गए यहाँ से, अब आपको ये ध्यान नहीं रहा कि वाह्य कौन सा है और अंतः कौन सा है, क्योंकि वाय होगा तो वो टेस्टा बनाएगा, अंतः होगा तो टेगमेंट बनाएगा। टेगमेंट को क्या बोलते हैं? अंतः कवच। क्या बोलते हैं हिंदी में? अंतः कवच। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है आपसे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निषेचन के बाद बीजांड के अंतः आवरण से अर्थात इंटुगमेंट से बनता है। निषेचन के बाद बीजांड के आवरण अर्थात इंटुगमेंट से बनता है। तो पहला अंतः आवरण से क्या बनता है? तो पहला आपका क्या है? बाह्य कवच टेस्टा। दूसरा आपका क्या है? अंतः कवच टेगमेंट। टेगमेंट। तीसरा है आपका बीजांड व्रंत फ्यूनिकल। चौथा है आपका फलभित्ति पेरिकार्प। तो अभी आपको बताए थे वाय क्या बनता है? टेस्टा बनाता है, और अंतः क्या बनता है? टेगमेंट बनाता है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? आपका इसमें वाह विकल्प सही, क्योंकि इसमें अंतः आवरण पूछ रहा है। तो अंतः अध्यावरण या अंतः आवरण क्या बनाता है? आपका अंतः कवच अर्थात आपका टेगमेंट बनाता है। ये हो गया। अब आपका देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? तो बीज चोल, बीज चोल या एरियल, ठीक, चाहे बीज चोल कहिए चाहे इंग्लिश में एरियल कहिए, खाने में लीची में खाए जाने वाला भाग संरचनात्मक दृश्य है। मतलब बीज चोल या एरियल जो होता है वो लीची में खाए जाने वाला भाग संरचनात्मक दृश्य होता है। मतलब कैसा होता है? तो देखिए जो आपका बीजांड व्रंत होता है, कौन सा व्रंत? बीजांड व्रंत। कौन सा? बीजांड व्रंत अर्थात फ्यूनिकल। कौन सा? फ्यूनिकल। ठीक, तो आपका जो फ्यूनिकल होता है, फ्यूनिकल निषेचन के बाद मुख्यतः जो फ्यूनिकल होता है वो नष्ट हो जाता है। लेकिन जो लीची होता है आपका, तो लीची में एक मांसल ऊतक निकलता है। मतलब लीची में जो होता है बीजांड व्रंत नष्ट नहीं होता है, उससे एक मांसल ऊतक निकलता है जो बीज को चारों ओर, जैसे मान लीजिए ये बीज है तो बीज को चारों ओर से ये ऊतक घेर लेता है। कौन सा? ये ऊतक, मांसल ऊतक घेर लेता है बीज को। बीज को चारों ओर से घेर लेता है, और इसे ही कहते हैं बीज चोल। क्या कहते हैं? बीज चोल या एरियल। बीज चोल या एरियल कहते हैं इसको। बीज चोल कहें या एरियल कहें, तो ठीक, तो यही पूछ रहा है आपसे कि बीज चोल या एरियल लीची में खाए जाने वाला भाग संरचनात्मक दृष्टि से है। तो अभी आपको बताया ये किससे बनता है? तो जो बीजांड व्रंत है, बीजांड व्रंत तो मुख्यतः समाप्त हो जाता है, लेकिन लीची में बीजांड व्रंत एक मांसल ऊतक में बदल जाता है, जिसी को हम लोग क्या जो है एरियल कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको बिल्कुल दिमाग में फिट करके लिखिए। तो जो आपका जो उसमें विकल्प सही है वो आपका तीसरा विकल्प सही हो जाता है, आपका बीजांड व्रंत फ्यूनिकल से उत्पन्न मांसल ऊतक। ठीक, अब आपका जो चौथा क्वेश्चन दे रहा है, अरंडी कैस्टर के बीच में बीजांड द्वार के चारों ओर चारों ओर स्थित सफेद अतिवृद्धि को क्या कहते हैं? मतलब जो सफेद अतिवृद्धि बनती है, मतलब देखिए जो बीजांड होता है, ठीक, जो आपका बीजांड होता है, तो बीजांड आपका वैसे तो बीजांड जो होता है, बीजांड द्वार, जैसे मान लीजिए ये बीजांड है आपका, ठीक, ये बीजांड, तो जो बीजांड द्वार होता है, बीजांड द्वार हमेशा ऐसे ही बना रहता है। लेकिन जो आपका कैस्टर है, तो कैस्टर में क्या होता है कि जो बीजांड है आपका, ये बीजांड एक सफेद अतिवृद्धि निकलती है इस बीजांड द्वार से। इस बीजांड द्वार से एक सफेद अतिवृद्धि निकलती है, और इस अतिवृद्धि को क्या कहते हैं यही पूछ रहा है। तो देखिए इसमें आपका जो विकल्प दिया गया है वो विकल्प, पहला विकल्प दिया गया है बीज चोल या एरियल। दूसरा विकल्प आपको दिया गया है बीज चोलक या कॉर्सनल।
तीसरा विकल्प दिया गया है परिभ्रूणपोष, पेरिस्पर्म। अगला दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको अभी बताया हमने कि जो बीजांड होता है, बीजांड द्वार से एक अतिवृद्धि निकलती है और अतिवृद्धि को क्या कहते हैं? तो इसमें आपका जो विकल्प सही होगा वो आपका बा विकल्प सही हो जाएगा। बीज चोलक, जो आपका बीज चोलक होता है वो आपका इसमें सही हो जाएगा विकल्प। ठीक, तो ये थे कुछ आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप, अगर आपको कोई भी दिक्कत लाती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।